लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गहमागहमी जारी है। अब आगामी 1 जून को अंतिम चरण का मतदान बाकी रह गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान का मानना है कि ये लोकसभा चुनाव कई मायनों में अहम है। उनका कहना है कि जनता बीजेपी से ऊब चुकी है। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर HNN 24/7 के ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान से खास बातचीत की। देश में लोकसभा चुनाव गतिमान है। 1 तारीख को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान होना है। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में जमकर मुकाबला हो रहा है और इस बार मुकाबला टक्कर का है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक फाउंडर मेंबर्स या हम यूँ कह सकते हैं उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान हमारे साथ मौजूद हैं और जानने का प्रयास करते हैं शुरुआती दौर इंडिया अलायंस का जो पहले फेज़ का चुनाव रहा उत्तराखंड में, वहां से शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में भी डॉक्टर सचान जी फर्स्ट फेज़ में उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव रहा। कहां कहां आपने कैंपेनिंग की अपने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए? हाँ, धन्यवाद। आपने जो आज मुद्दा उठाया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब 19 तारीख को यहाँ पर उत्तराखंड में 5 सीटों का चुनाव था, उसके पहले हम लोगों ने एक प्लान किया था कि जन संगठन के जितने यहाँ पर संगठन थे उनको और विपक्षी दलों को लेकर के हम लोगों ने बैठक शुरुआत कर दी थी। उस समय ये भी नहीं था कि कौन कांग्रेस लड़ेगी या समाजवादी पार्टी लड़ेगी या और कोई पार्टी लड़ेगी, लेकिन हम लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और इसके साथ साथ हारेगी नफरत जीतेगा भारत, इस अभियान के तहत हम लोगों ने काम करना शुरू किया था। जब चुनाव डिक्लेयर हो गया, यहाँ की 5 सीटें कांग्रेस को चली गई थी, लेकिन उस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश था कि हम यहाँ पूरी मुस्तैदी के साथ हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी कांग्रेस के लिए काम करें। हम लोगों ने शुरुआत कर दिया और हमने अपना डेरा हरिद्वार लोकसभा में डाला। वहाँ पर जितनी भी बैठकें हुई नॉमिनेशन से लेकर के और कई पब्लिक मीटिंग, इवन जब प्रियंका गांधी आई थी मैं भी मंच में था और इसके साथ ही साथ फिर मैं यहाँ पर टिहरी लोकसभा के लिए आया, उसके बाद नैनीताल लोकसभा में गया और उस समय मुझे ऐसे ही लगने लगा था, फर्स्ट फेज था, लोग समझ नहीं रहे थे, तो ऐसा लगने लगा था कि ये जनता का चुनाव है और राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं और एक बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। उसके बाद जब उसी पीरियड में पीलीभीत का चुनाव था, कैराना का था, जब यहाँ ऐसा लगने लगा कि वास्तव में लोग अपने आप निकल करके आ रहे हैं, जब लोग अपने आप निकल करके आ रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि अब बदलाव की तरफ इंडिया जा रहा है और जो इंडिया घटक है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। पीडीए समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है, पिछला, दलित और अल्पसंख्यक, क्या लग रहा है कि ये फॉर्मूला जो है सफल हो रहा है? और जो टिकट भी समाजवादी पार्टी ने दिए हैं इंडिया गठबंधन के तहत जितनी भी सहमति बनी है उसमें भी ऐसे ही वर्गों के लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी पीडीए पे मैं समझता हूँ कि 1.5 साल से पहले से काम करना शुरू कर दिया था और जब इंडिया गठबंधन बना तो उस समय भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बिल्कुल स्पष्ट मत था, मेरा भी मत था कि इंडिया की आत्मा पीडीए है। अगर इंडिया से पीडीए को निकाल दिया गया तो इंडिया आत्मा विहीन हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या हुआ कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने पीडीए की आत्मा समझ करके, पीडीए को आत्मा के रूप में ले करके देश में राहुल गांधी जी, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी यादव बिहार में, ममता बंगाल में
और इसके साथ साथ स्टालिन साउथ में। और ये जब शुरुआत हुआ तो एक ऐसा मोमेंटम शुरुआत हुआ, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, जैसे ही आगे पेज बढ़ने लगे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और अखिलेश यादव जी की और राहुल गांधी की जहाँ जहाँ संयुक्त रैली हुई, जहाँ जहाँ संयुक्त प्रेस हुई, वहाँ पर अथाह भीड़ का सैलाब, और इतना सैलाब वो हर पेज में वो 10 गुना बढ़ोतरी होती चली गई। और स्थिति ये है कि आपने देखा होगा कि जब प्रयागराज में, वहाँ पर फूलपुर में, वहाँ पर श्रावस्ती में, वहाँ पर फतेहपुर में, वहाँ पर अकबरपुर में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मीटिंग हुई तो वहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं, लोग धूप में 4-4 घंटे से खड़े हैं। और अब जब ईस्टर्न यूपी की तरफ जब गए तो ईस्टर्न यूपी में अभी गाजीपुर का आपने देखा होगा, गाजीपुर में किस तरीके से वहाँ पर अब जो 6वें चरण तक ऐसा लग गया कि अब एनडीए समाप्त होकर के और मोदी जी की विदाई इसी 6वें चरण में हो गई। और 7वें चरण में हमारा गठबंधन पूरी ताकत के साथ, पूरी जोश के साथ सभी देश के नेता, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, राहुल जी पूरी तरीके से अब लास्ट चरण जो 1 तारीख को है उसको देख रहे हैं। और हम समझते हैं कि जब 1 चरण का से लेकर के 7वें चरण का अगर समीक्षा करेंगे तो हर चरण में इजाफा हुआ है, 5%, 10% इजाफा होता चला गया। और आज स्थिति ये है कि जो एनडीए है वो लग रहा है कि शायद, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं, 140 करोड़ लोग देश के इनको 140 सीटों में समेट देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार कह चुके हैं। और अब जितने भी समीक्षाएं हो रही हैं, जितने बड़े बड़े जो पत्रकार हैं जो समीक्षा एक अच्छी करते रहें, उनका अपना एक तजुर्बा है, तो वो सब कहते हैं कि अब बीजेपी और उनका अलायंस 150 में ही सिमट जाएगा। फूलपुर की जो भीड़ आई रैली में राहुल गांधी को और अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए, पीएम ने कहा कि ये बुलाई गई भीड़ है, स्वेच्छा से कोई नहीं आया। देखिए, बुलाई गई भीड़ कभी भी 4 घंटे 5 घंटे धूप में नहीं खड़ी होती है। बुलाई गई भीड़ तो अमित शाह के उसमें आती थी और कई जगह देखने को मिला कि वहाँ पैसों को लेकर के लोगों ने कहा कि हमको तो पैसे दे करके लाए हैं। मोदी जी की उसमें बुलाई हुई भीड़ आती थी, क्योंकि जो बुलाई हुई भीड़ है वो 4 घंटे धूप में बिना इतने, यहाँ पर टेम्परेचर 45 डिग्री पहुँच गया है, कैसे खड़ी रहेगी। वास्तव में देश की जनता बदलाव चाहती है, रोजगार चाहती है और पूरी तरीके से सत्ता में अपनी हिस्सेदारी चाहती है। जिस तरीके से महंगाई देश में हो गई है, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री पूरे 10 साल लफाजी करते रहे, जिस तरीके से सेना को कमज़ोर करने के लिए अग्निवीर की योजना लाए, इन सब चीज़ों से युवा बेहद नाराज़ है। और जब 4 तारीख को मतगणना होगी उस दिन देखिएगा कि अल्टीमेटली नई सरकार आएगी और नई कलेवर के साथ आएगी। आप भी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर रहे, पीलीभीत और अन्य जगहों पर, आपका राजनीतिक तजुर्बा क्या कुछ कहता है जनता के जनसैलाब को देखते हुए, जो रैलियों में लोग आ रहे हैं, क्या अभी तक आपका व्यक्तिगत आंकलन है? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण, जब वहाँ माननीय राहुल गांधी जी ने और अखिलेश यादव जी ने जनगणना की बात कही तो वास्तव में लोग समझे कि जनगणना अगर नहीं होगी तो योजनाएं नहीं बन पाएगी। और जो समाजवादियों का, डॉक्टर लोहिया का नारा हुआ करता था कि पिछड़े पावें 100 में 60, उससे लोग, मैं जब गया
अकबरपुर, कानपुर जिले में एक अकबरपुर लोकसभा है, कानपुर की भी लोकसभा है, फतेहपुर की लोकसभा है। तो वहाँ देखा कि जो बीजेपी के कट्टर समर्थक थे वो भी कहते थे कि नहीं, जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली वो पीडीए के लोग थे। और पीडीए के लोग जो हमारा इंडिया गठबंधन का जो हमारे वायदे हैं, समाजवादी पार्टी के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिन जिन चीज़ों को कहा है, उससे बीजेपी के लोग वो भी प्रभावित हुए। और ऐसा लगा कि ये आम जनता, मुझे याद आई, बल्कि मैंने कहा भी कि मैं 77 में भी बहुत एक्टिव था राजनीति में। 77 से ज़्यादा यहाँ इस बार जनता चुनाव लड़ रही थी, जैसे 77 में हुआ था, उसी तरीके से इस बार जनता पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ चुनाव लड़ रही थी। अच्छा, डॉक्टर सचान, एक बात और भी महत्वपूर्ण है, हम जानना चाहेंगे। हालांकि राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि शायद इससे हवा बनेगी, लेकिन यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं अभी भी वो हर जनसभा में यही कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लग रहा है कि ये जो उनका जो सपना है या फिर उनका जो ये मुहिम है, ये इस पर जनता जो है वोट करेगी। देखिए, वो फैजाबाद में बीजेपी हार रही है, और फैजाबाद में हारने का मतलब है, जब लोगों ने कमेंट उसी दिन किया था जब मंदिर का उद्घाटन होना था, मोदी जी आगे आगे उनका बड़ा कटआउट, बड़े और छोटा सा एक बच्चा राम के रूप में दिखा करके अंगुली से पकड़ कर ले जा रहे थे। तो लोग उस समय जो कट्टर भाजपाई थे वो तक कह रहे थे कि ये मोदी जी को क्या हो गया, अरे राम को मोदी जी लाएंगे। और दूसरा मैं बताऊं, वहाँ चंपत राय ने तो उन्हें विश्व भगवान का अवतार कह दिया। विश्व भगवान का अवतार जब कह दिया तो बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग ये समझने लगे कि भाई ये पूरा बकवास है, और उस राम को जिसको पूरा सब लोग, पूरा देश मानता है, उसकी पूजा करता है, उसको ये मोदी जी लाए हैं। दूसरा एक और जो सबसे बड़ा, मोदी जी का बड़ा बोलापन, पूरे चुनाव में उसने पूरी तरीके से बीजेपी से के लोग कट गए, आरएसएस के लोग कट गए, और जो उनके कारनामे थे, किसानों का आंदोलन हुआ, यहाँ पर अभी गाजीपुर में मोदी जी कह रहे थे कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन कर दिया। वहाँ उन्होंने अग्निवीर का नाम नहीं लिया, हमीद का नाम लिया, लेकिन वहाँ पर अग्निवीर का नाम नहीं दिया। और यहाँ पर जब वो 1 रैंक 1 पेंशन के लोग, जब रिटायर्ड फौजी आंदोलन कर रहे थे, उनके साथ दिल्ली की पुलिस ने क्या दुर्व्यवहार उनके साथ किया था, ये सब लोग, जनता जानती है, देश जानता है। तो ये अब जो उनके बहकावे हैं, उनके जो लफाजी है, उनके जो जुमले हैं, उससे देश की जनता समझ चुकी है। और अब तो मोदी भी कल से शिथिल पड़ गए, और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब वो शायद अब बनारस में स्थिति है, बनारस में जब वहाँ पर जो काशी विश्वनाथ के मंदिर का कॉरिडोर का, वहाँ पर सैकड़ों दुकानों को उजाड़ा, वहाँ पर लोग नाराज हैं, बनारस में लोग नाराज हैं। और बनारस में जो लोग नाराज हैं, मैं समझता हूँ कि, मैं सोचता रहा था कि शायद बनारस में टक्कर नहीं होगा, लेकिन राजीव राय जो हमारा इंडिया गठबंधन का पूरी टक्कर दे रहा है। और मैं समझता हूँ अजय राय, राजीव राय तो घोषित लड़ रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के अजय राय लड़ रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेस के हैं, और पूरी तरीके से वो टक्कर दे रहे हैं। और वहाँ भी मोदी जी को कहीं ऐसा न हो कि मुँह खानी पड़ जाए। अच्छा, मोदी जी ने एक बयान दिया है, आप लोग उस पर पलटवार कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि मुझे परमात्मा ने भेजा है। इस पर क्या कुछ समाजवादी पार्टी का या इंडिया अलायंस का स्टैंड है? देखिए, इससे बड़ा एक शब्द होता है, चूँकि उन्होंने बायोलॉजिकल शब्द भी प्रयोग किया था कि मेरा जन्म बायोलॉजिकल नहीं है, परमात्मा ने मुझे भेजा है।
मैं समझता हूँ कि मोदी जी या तो उनकी मनोस्थिति ऐसी हो गई है कि वो अब राजनीति के लायक नहीं रह गए। वो उनको अब चाहिए कि वो संन्यास लेकर के कहीं केदारनाथ में जहाँ गए थे जिस गुफा में, उनको वहाँ चला जाना चाहिए था। हमें बुद्ध जी का महात्मा बुद्ध ने अपने को कभी भगवान नहीं कहा। बुद्ध ने अपने को कभी नहीं कहा कि मेरा अवतार हुआ है। बुद्ध से क्या मोदी जी बड़े हो गए? कहते हैं कि मुझे इसी वजह से पैदा किया गया, मेरा जन्म बायोलॉजिकल नहीं है। ये अजीब सी बात है। ये अब मैं अगर कहूँगा कि वो पगला गए हैं तो शायद ये शब्द उचित नहीं होगा कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं आज, लेकिन इतना जरूर है कि मनोस्थिति उनकी बिगड़ गई है। अच्छा, मंगलसूत्र पे भी उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र महिलाओं का छीनना चाहती है इंडिया एयरलाइंस, संपत्ति जो है लोगों की जब्त करके खास धर्म के लोगों को देना चाहती है। अब मुजरे पर भी विपक्ष जो है मुजरा कर रहे हैं लोग। ये तमाम बयान भी पीएम के आए हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री मुजरा की बात करे और एक राजनेता जो कई साल 3 टर्म जो है मुख्यमंत्री रहा हो, 2 टर्म देश का प्रधानमंत्री रहा हो, उन्हें मुजरा शब्द याद कैसे आ गया? वो मुजरा की साइकोलॉजी कैसे जानते हैं? उनको बताना चाहिए कि क्या मुजरा की साइकोलॉजी, क्या वो ऐसी किताबें पढ़ते हैं जहां पर मुजरा की साइकोलॉजी देश का, मुझे शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री मुजरा शब्द प्रयोग कर रहा है। और मुजरा शब्द प्रयोग करके एक बहुत बड़ी संख्या को जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी तरीके से मंगलसूत्र, उनको नहीं मालूम कि मुस्लिम महिलाएं वो मंगलसूत्र नहीं पहनती। मुस्लिम महिलाएं उनका जो सुहाग का कई और दूसरे चिन्ह हुआ करते हैं। ये कह देना कि मंगलसूत्र आपकी भैंस, ये सब ये बकवास और ऐसे लगना, ये सब चीज़ें उनके भाषण ने उनका तो नुकसान किया ही है, बीजेपी और एनडीए के कैंडिडेट्स का बहुत बड़ा नुकसान किया है। इसी वजह से बीजेपी एनडीए 140 में सिमट रही है। अच्छा डॉक्टर सचान, महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर राज्य दर राज्य अगर हम बात करें, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कहाँ कहाँ क्या स्थितियां रहने वाली हैं बीजेपी एनडीए की, क्या लग रहा है इस बार? देखिए 2019 में एनडीए क्लाइमेक्स में पहुंचा था पुलवामा की घटना की वजह से, और उन्होंने कहा था कि लोग शहीदों के, जो पुलवामा में शहीद हुए हैं, उनके नाम पर वोट दें। आर्मी का उन्होंने एक तरीके से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नाम लिया था। और जो पहले बार जो मत देने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि वो मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच गए थे। चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, अब आप प्रत्येक, हरियाणा हो, प्रत्येक स्टेट को ले लीजिए। राजस्थान में उनकी सीटें कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में उनकी सीटें कम हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में वो, मैं समझता हूँ कि 50 जगह तो वहाँ पर टक्कर ही नहीं है हमारे इंडिया एयरलाइंस से। और जो 30 सीटें बनी, उन 30 सीटों में भयंकर टक्कर है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ बहुत बड़ी एक ऐसा मिरेकल उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है कि लोग कहेंगे कि वास्तव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने और राहुल जी ने, इनकी जोड़ी ने वहाँ कमाल कर दिया। बिहार में पलटू राम जी, मैं, हमारे मित्र रहे हैं, मैं कई बार उनसे मिल चुका हूँ नीतीश जी से, लेकिन उनकी वजह से वहाँ पर जो बिहार में, वहाँ पर तेजस्वी के सभाओं में आप देखिए किस तरीके से भीड़ हो रही है। वहाँ पर जो 40 सीटें हैं, 40 सीटें में उनको अपनी सीटें बचाना
तो मुश्किल वहाँ शायद ही एक दो सीटें हैं। सबसे बड़ा वहाँ नुकसान जेडीयू को होगा और बीजेपी को भी होने जा रहा है। आप बंगाल ले लीजिए, बंगाल में ममता दीदी को जिस तरीके से उन्होंने बदनाम किया, उसका जो प्रतिफल है उसका लोग वहाँ बदला लेंगे और चुनाव के रूप में वहाँ पर बीजेपी को पूरी तरीके से। दूसरा, अब आ जाइए आप यहाँ पर ये हरियाणा और पंजाब, यहाँ भी आप इवन उत्तराखंड में 5 सीटें इनके पास थी, इस बार ये 3 सीटों के लिए इनको लाले पड़ जाएंगे। अब इसके साथ ये यहाँ पर हरियाणा, यहाँ भी स्थिति यही है। उसके साथ साउथ में चले जाइए, साउथ में तो इनका वैसे भी कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। कर्नाटक में आप देख लीजिए, कर्नाटक में हार रहे हैं, कर्नाटक में तो शायद बहुत बुरी तरीके से इनकी हार होगी। और कई जो अभी मतदान यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ा है, जब 4 तारीख को काउंटिंग होगी तो मतदान क्यों बढ़ा ये पता चल जाएगा। देश के प्रधानमंत्री अब तो 4 तारीख के बाद वो पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल डॉक्टर साहब ये होगा कि 2014 के अगर हम बात करें इलेक्शन की, तो बेरोजगारी, महंगाई, गुजरात मॉडल, ये चुनावी एजेंडा रहा एनडीए का। 19 में कहीं ना कहीं रक्षा का जो मसला रहा कि रक्षा के सेनाओं को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर ये नैरेटिव सेट किया गया। इस बार भ्रष्टाचार जो है एक बड़ा नैरेटिव जो है बीजेपी ने सेट किया है और मोदी जी ने कहा है कि तीसरा कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट करेंगे। हाल ही में भी पीएम मोदी ने एक बयान दिया है कि बिहार के शहजादे अभी हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, जब ये बंद होगा तो उसके बाद वो भी जेल जाएंगे, भर्तियों में बहुत पैसा खाया है। क्या कहेंगे? देखिए, इससे ये इंडिकेट होता है कि जितनी भी राजनीतिक गिरफ्तारियां हुई हैं, चाहे केजरीवाल की हो, चाहे सोरेन के हो, ये सब मोदी जी के कहने पर हुई हैं। जब अभी आप कहते हैं कि अगर मुझे तीसरा टर्म मिल गया तो तेजस्वी जेल में जाएगा, और भ्रष्टाचार मोदी जी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को उन्होंने एक नए तरीके से कानूनी जामा पहना करके पीएम केयर फंड और इलेक्टोरल बॉन्ड लाए। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस को, जिसने कहा कि नहीं, ये पब्लिक को जानने का अधिकार है कि आपने किससे चंदा लिया। आप अपने को बहुत ईमानदार, बहुत आप वो बताते हैं, और आपने जो जिन लोगों से चंदा लो, चंदा दो और काम लो, ये जिस तरीके से किया गया है, ये तो अभी बहुत खुलासे होने हैं। जब अभी पीएम केयर फंड का जब अभी 4 तारीख के बाद जब नई सरकार बनेगी, पीएम केयर फंड और भी जो घोटाले मोदी जी ने स्वयं किए हैं, जिस तरीके से अडानी और अंबानी को उन्होंने पूरे कुछ चंद घरानों को, कारपोरेट को, जिस तरीके से देश की पूरी संपदा उनको उनके ऊपर खर्च कर दी है, उनको दे दी है, अभी तो उस पर जांच होगी। और उस पर जब जांच होगी तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी इस देश में एक उनकी ये स्थिति होगी कि शायद वो बोलने लायक भी न रहें। धन्यवाद डॉक्टर सचान। थैंक यू। तो हमने बात की समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान से। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होना है लोकसभा का, लिहाजा अब जो है इंडिया अलायंस जो है आश्वस्त नज़र आ रही है कि देश में जो है इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। डॉक्टर सत्यनारायण सचान से हमने तमाम राजनीतिक विषयों पर चर्चा की और उनका आकलन है और राजनीतिक अनुभव के हिसाब से उनका कहना है कि इस बार जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।